हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन बैच में। बेटा आज हम लोग एक नया और बहुत ही एक्साइटिंग ब्यूटीफुल सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सेंटर ऑफ मास, एंड इसी में पढ़ेंगे हम कोलिजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से नाराज भी होंगे कि सर ये क्या तरीका है, संडे है, ऊपर से फेस्टिवल है, रिवीजन कब करेंगे, मैनेज कब से करेंगे। बेटा एक छोटी सी बात कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक ही दिन होता है रिवीजन करने के लिए, पूरे 6 दिन क्या करते हो? सर टाइम नहीं मिलता। देखो कि तुम कहां पे टाइम खराब कर रहे हो। कुछ ऐसा चीज तुमको जरूर मिलेगा जहां पे थोड़ा सा समय खराब हो रहा होगा, उसको मैनेज करो। धीरे धीरे जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमारी इफिशियंसी थोड़ी कम होती है, लेकिन जब हम पढ़ते जाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगर वो भी नहीं है तो ढूंढो कि जब तुम 1 घंटे में पढ़ रहे हो ना, तो उसमें कितना इफिशियंसी आउटपुट निकल के आ रहा है, कितनी कंसंट्रेटेड और डेंस्ड पढ़ाई कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 6 घंटे बैठते तो हैं, लेकिन 6 घंटे में हम 10 बार उठ जाते हैं। तो उसको सुधारो, अपनी पढ़ाई करने की डेंसिटी बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ। और मतलब अगर दुनिया से तुम ज्यादा नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो कोई और करके ले जाएगा। कंपटीशन वैसे भी बहुत ज्यादा है। 17 लाख बच्चे बैठने वाले हैं नीट में। कोई 2,000 4,000 बच्चे तो नहीं बैठते हैं ना। 17 लाख में मैं आधे भी हटा दूं कि नहीं सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरेंगे बस, लेकिन आधे बच्चे तो फॉर्म भर रहे हैं ना, उसमें से भी आधा हटा दूं, मैं 4 लाख ही मानू कि जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन उस 4 लाख में भी तो 20,000 15,000 सीट होता है ना। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि पढ़ाई ना करने के बहाने मत ढूंढो। पढ़ाई को और कैसे बेहतर तरीके से किया जाए, कैसे इफिशिएंट तरीके से किया जाए, कैसे हाई डेंसिटी बनाया जाए, हाई डेंस्ड पढ़ाई करो। कल भी मैंने बताया था कि कुछ दिमाग उमाग बेकार की चीज है। जीतन मांझी पागल की तरह पहाड़ खोद देता है कि नहीं खोद देता, जब पूरी दुनिया उसका विरोध कर रही थी, क्या कर रहा हो समझाने की कोशिश कर रही थी। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर ऐसे ही महान नहीं बनते हैं। मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं देखता हूं, इस पे मुझे ट्रोल मत करना कि सर क्रिकेट के बारे में कैसे बोल रहे हो, लेकिन लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना, उसको मैंने दोबारा देखा। भले ही स्पीड करके देखा, लेकिन मैंने दोबारा देखा, और उससे बहुत कुछ सीखने वाली बात है। सच में सीखने वाली बात है। पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरी बातों को समझो। विराट कोहली साहब 10 ओवर में जब 45 रन था, तो लॉजिकली, देशभक्ति बहुत है मेरे अंदर, लेकिन लॉजिकली सोचो, क्या तुम्हें लग रहा था कि इंडिया ऐसे जीत जाएगी? जब 10 ओवर में 45 रन और 4 विकेट गिर चुका था, अगले 10 ओवर में विकेट्स भी नहीं थे, रन भी बहुत ज्यादा था, रिक्वायर्ड रन रेट 8 9 10 का हो गया था, या उससे भी ज्यादा हो गया था, सॉरी 10 12 का हो गया था। लग रहा था जीत पाएगा नहीं, और जिस हिसाब से गेम आगे भी बढ़ रहा था, तो उस हिसाब से भी नहीं लग रहा था कि हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन फिर भी पेशेंस और बहुत छोटे छोटे वैल्यू एडिशन, बहुत छोटे छोटे रन, बहुत छोटी छोटी पढ़ाई जो तुमको करनी होती, बहुत छोटे छोटे अपने आप पर मेहनत कर रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था। फिर जाके लास्ट में विकेट भी गिरे, फिर लग रहा था कि अब तो गया, लेकिन लास्ट में 6 ओवर में भी 20 रन बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब तुम लास्ट ओवर तक पहुंचोगे तब बनेंगे ना। अब साइकोलॉजिकली सोचो कि तुम्हें भी ऐसा लग रहा हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत है। अरे सर यहां तक इतना सिलेबस हुआ है, अभी रिवीजन करना, ये करना, वो करना, ना 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 ना। लगे रहो, पूरी तरीके से ईमानदारी से पढ़ते रहो। अगर विराट कोहली वहां पे छोटे छोटे एडिशन नहीं करता रन में, तो लास्ट के 6 ओवर में 20 रन बनने से भी कुछ नहीं होता, तो डिमोटिवेट हो जाता, अपना पेशेंस लूज कर देता, विकेट दे बैठता, तो गया था। तुम्हारा सिचुएशन अभी वैसा ही है। बहुत कम समय में तुमने बहुत कम किया, लेकिन आगे जब बढ़ते जाओगे, धीरे धीरे करते जाओ, मेहनत करते जाओ, अपनी कमियों को ढूंढो, उस पर काम करो। संघर्ष का कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। लास्ट के 1 महीने में जाके भी चमत्कार हो सकता है तुम्हारे साथ, लेकिन अभी हिम्मत हारने से नहीं, अभी लगे रहना है, अभी लगे रहना है। समझ में है कि नहीं है?
तो ज्यादा देर का वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन पढ़ो। और मंडे को भी बेटा एक छोटी सी लेक्चर होगी। अब बोलोगे छुट्टी काहे देते हो, छुट्टी खराब कर देते हो, माफ कर देना, माफी मांगता हूं। पढ़ते हैं आगे, आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। तो बेटा आज हम लोग कवर कर रहे होंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऑफ अ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सिस्टम। मैं तुम्हें क्या दिख रहा हूं, कंटिन्यूअस की डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस बॉडी है मेरी, पूरी एक कंटिन्यूअसटी बॉडी है। डिस्क्रीट होते हैं मतलब अलग अलग, मेरा हाथ मेरे सर से अलग थोड़ी ना है, धड़ से अलग थोड़ी ना है। ये मैं जो दिख रहा हूं, ये मैं तुम्हें दिख रहा हूं कंटिन्यूअस बॉडी। डिस्क्रीट मतलब छोटे छोटे से बॉडी, एक यहां पे M1, एक यहां पे M2, एक यहां पे M3, ये डिस्क्रीट हो गया। तो क्या डिस्क्रीट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट? यस, बट इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। जैसे मैं एक एक इस रिमोट को पूछूं कैसा बॉडी है, तो बोलोगे सर ये कंटिन्यूअस है। देखो ना, यहां से आता कंटिन्यूअस है, पॉइंट थोड़ी ना, कंटिन्यूअस बॉडी है। अब इसका रिमोट, एसी का, टीवी का, फैन का, सबका रिमोट लेके मैं 3 जगह रख दूं, अब इन तीनों का कलेक्शन कैसा हो गया? डिस्क्रीट। इस पूरे का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, इस पूरे का यही होगा, इस पूरे का यही होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो किसी एक पॉइंट पे हो गया। तो इसको हम एक पॉइंट पे मान लेंगे, इसको हम एक पॉइंट पे मान लेंगे, और इसको हम एक पॉइंट पे मान लेंगे, तीनों का एक एक पॉइंट हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस मतलब एक बॉडी पूरी बड़ी सी कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट और कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, दोनों में हम डिस्क्रीट ही समझते हैं। उसके बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने बताया था जब प्रभु श्री राम लंका कांड में रावण को नहीं मार पा रहे थे, क्योंकि वो कहीं भी तीर चलाते, अच्छा उसमें ऐसा भी होता था, तीर चला के हाथ काट दिया, 2 मिनट में हाथ जुड़ गया, सर काट दिया, सर भी जुड़ गया। राम जी भी परेशान, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। अच्छा एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, तुम ये भी बोल रहे हो कि छठ पूजा है, तो बेटा छठ पूजा मैंने भी बनाया, बढ़िया प्रसाद लिया और आशीर्वाद लिया, और जोरदार आधी रात को मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। तो ना पढ़ाई करने के बहाने मत बनाओ, सब कुछ करते हुए, सब कुछ एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो, है ना, एकदम डेंस तरीके से। जो बच्चा 4 घंटे में एंजॉय करे, वो 10 मिनट में तुम निपटा के और पढ़ाई करने लग जाओ। समझ में आया कि नहीं है? अब सुनो मेरी बात। तो उसमें सर काट दिया, सर जुड़ गया। तो एक चमत्कारी और जादुई बिंदु होता है किसी भी बॉडी के लिए, वो रावण की बॉडी के लिए जादुई बिंदु था उसका सेंटर ऑफ मास। उसकी सारा प्राण सेंटर ऑफ मास पे अटका हुआ था। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? जहां पे बॉडी का या सिस्टम का मास एज्यूम कर सकते हो, उसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास, उसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास। जहां पे पूरे बॉडी का मास एज्यूम कर सकते हो, मास वहां पे होगा नहीं, वहां पे आप एज्यूम कर सकते हो। बहुत बड़ा एप्लीकेशन है सेंटर ऑफ मास का, जरा समझना। ये बॉडी है, मान लो यहां पे कोई पॉइंट है M1 मास का और उसकी वेलोसिटी है V1। यहां पे पॉइंट है छोटा सा M2 मास का, उसकी वेलोसिटी है V2। यहां पे पॉइंट है M3 मास का, इसकी वेलोसिटी है V3। सर ऐसे ऐसे तो फिर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, हाँ, और सबकी वेलोसिटी अलग है। अगर मैं पूछूं इसका पूरे बॉडी का मुझे मोमेंटम कैलकुलेट करके दो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सर इसमें तो हमारा जीवन चला जाएगा। हाँ, अरे इसमें तेरा पूरा जीवन चला जाएगा। कैसे? इस छोटे से मास का M1 V1, M2 V2, M3 V3, M4 V4, M5 V5, इस तरीके से छोटे छोटे का मोमेंटम लिख के पूरे बॉडी का मोमेंटम निकालो। या उस जादुई बिंदु को ढूंढो, इस पूरे सिस्टम का मास किस पॉइंट पे एज्यूम कर सकते हो, उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे? सेंटर ऑफ मास। और उस पॉइंट की जो भी वेलोसिटी होगी वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता चल गई तो मैं पूरे बॉडी का मोमेंटम लिख सकता हूं M×VCM। तो बहुत जोरदार है। हाँ सर, ये V1 V2 V3 सब अलग अलग है, हाँ सब अलग अलग है, लेकिन पूरी बॉडी का हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग है। लेकिन मुझे अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता चल गई तो पूरे बॉडी का मोमेंटम लिख सकता हूं M×VCM। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ है तो सही, लेकिन उससे पहले हेडल्स यहां पे आएगा कि आपको यह पता करना पड़ेगा कि वो जादुई बिंदु है कहां पे, मतलब सेंटर ऑफ मास है कहां पे, उसका लोकेशन वो पता करना पड़ेगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है वो तो बात की कहानी है,
सेंटर ऑफ मास है कहां पर, वो इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वही हम पहले देखेंगे। दूसरा एक और जोरदार एप्लीकेशन, मान लीजिए एक बॉडी है, बॉडी का कुछ एम मास, मैं इस बॉडी के कोने पर फोर्स लगा रहा हूं, यहां पर ए बिंदु पर एफ फोर्स लगाया, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है मास फोर्स अपॉन मास, ए बराबर फोर्स अपॉन मास। तो ये किस बिंदु का एक्सेलरेशन देगा, ए का, बी का, सी का, डी का, कि सेंटर ऑफ मास का। सर फोर्स तो आपने यहां लगाया ना, हाँ, तो ए बिंदु का एक्सेलरेशन देगा। सर ऐसा नहीं होता सब एक साथ चले, नहीं, सब एक साथ कैसे चल सकता है कि मान लो कि तुम समझो कि यहां पे मैंने इसको रखा है और मैं यहां पे फोर्स लगाऊं, तो देखो सब एक साथ चला क्या, सब तो एक साथ नहीं चला। तो मैं फोर्स इस पॉइंट पे लगा रहा हूं, तो ये फोर्स बटा टोटल मास किस बिंदु का एक्सेलरेशन होगा, ए का, बी का, सी का, सेंटर ऑफ मास का। बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि तुम फोर्स पूरे एक्सटेंडेड बॉडी पे कहीं लगाओ, तुम फोर्स पूरे एक्सटेंडेड बॉडी पे कहीं लगाओ, वो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ही देगा। क्या बात कर रहे हो सर, अगर मैं एकदम बीच में फोर्स लगाऊं तो इस पॉइंट का हमें एक्सेलरेशन नहीं पता चलेगा, तुम यहां फोर्स लगाओ, यहां का एक्सेलरेशन कुछ और हो सकता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स पूरे बॉडी पे कहीं भी लगाओ, तुम एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख सकते हो एफ फोर्स बटा मास, ये किसका एक्सेलरेशन होगा, सेंटर ऑफ मास का। ये होता है, ये कैलकुलेट करके दिखाया गया, ये होता है, इसको हमें फॉलो करना है कंसेप्ट की तरह, इसको हमको फॉलो करना है कंसेप्ट की तरह। पूरे बॉडी पे कहीं भी फोर्स लगाओ, एक्सेलरेशन किसका देता है, सेंटर ऑफ मास का। सर पता करो सर कहां है सेंटर ऑफ मास, पता करेंगे थोड़ा सा, कुछ कंसेप्चुअल बातें सेंटर ऑफ मास के बारे में। और सबसे पहली कंसेप्चुअल बात, सबसे पहली कंसेप्चुअल बात कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी एज्यूम देयर, जहां पे कंप्लीट सिस्टम का मास उस पॉइंट पे आप मान सकते हैं, उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ऐसा कैसे हो सकता है, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर हो सकता है क्या, हाँ। रिंग का एग्जांपल लेते हैं, देखिए बेटा ये रिंग है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां मानोगे, सर इसके सेंटर पे, ये सेंटर ऑफ मास। क्या यहां पे मास एक्चुअल में है, नहीं, रिंग का मास तो यहां है, रिंग का मास तो यहां है, लेकिन इस पूरे मास को आप कहां एज्यूम कर सकते हो, इस रिंग के सेंटर पे यहां एज्यूम कर सकते हो, रिंग के सेंटर पे यहां एज्यूम, पूरे मास को हम रिंग के सेंटर पे इस पॉइंट पे एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा मेरा सेंटर मास कहां है बताओ, आजकल सेंटर मास का पोजीशन तो फिक्स है, बस मास बढ़ रहा है मेरा, बताओ मेरा सेंटर ऑफ मास कहां है, नाभि पे, यहां मान सकते हैं इंसान का सेंटर ऑफ मास लगभग लगभग। क्या मैं इसको बाहर निकाल के दिखाऊं, आओ दिखाता हूं, मैं अपनी सेंटर ऑफ मास को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता हूं। आओ तुमको एक जादू सिखाता हूं, किसी को बताना मत, भारत में ये टेक्नोलॉजी है बस। कैसे, देखो मैं तुम्हारे सामने अपनी सेंटर ऑफ मास को बाहर निकाल के दिखाता हूं, ऐसे ऐसे, तो आप रिंग जैसे बन रहे हो क्या, हाँ रिंग जैसा बन जाऊंगा तो मेरा सेंटर ऑफ मास बाहर आ जाएगा। योगा करते हैं ना हम, देख अभी ये मान ले ऐसा आदमी है, इसका सेंटर ऑफ मास बता कहाँ है, सर यहाँ होगा कहीं। अब अगर ये ऐसा हो जाए, अरे बहुत जोरदार आदमी हुआ है, अब बता, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बोल, ऐसा ही है, सेंटर ऑफ मास इसका कहीं यहाँ होगा, यहां से यहां तक मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, तो इस पॉइंट में कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, बताओ। तो सेंटर ऑफ मास कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, इट ऑलवेज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सबसे पहली बात, एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अ स्ट्रेट लाइन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन which divide सिस्टम और बॉडी इन इक्वल पार्ट, इन इक्वल पार्ट। अब वो दो बराबर हिस्से में अगर बांट सकता हो लाइन, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। जैसे इस रिंग में मुझे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट करना है, ये होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस लाइन के दोनों तरफ बताओ रिंग बराबर है कि नहीं, तो बराबर है, तो जहां से एक्सिस ऑफ सिमेट्री जाएगा सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं वहीं पे पाया जाएगा। सेंटर ऑफ मास एट अ पॉइंट वेयर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट ईच अदर,
दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहां पे कट कर गया, दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहां पे कट कर गया, सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा। सर ये तो बड़ा आसान हो गया फिर, सेंटर ऑफ मास हम फटाफट दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर लेंगे, और हम कह रहे हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही कहीं सेंटर ऑफ मास है। तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कहीं सेंटर ऑफ मास है, और दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने काटा, उस पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है, और इस पे भी सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा? जहां पे वो कट कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। रिंग के केस में देख लीजिए, बताइए एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्या ये भी हो सकता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री? हाँ, बताओ, दोनों जहां कट किया वही तो सेंटर ऑफ मास है। और अगर मैं हाफ रिंग में बात करूं, ये तेरा हाफ रिंग है, ये तेरा हाफ रिंग, बेटा क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? नहीं, ये नहीं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? हाँ, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इस लाइन के दोनों तरफ रिंग बराबर है। तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा, कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा, कहीं ना कहीं, मैं वो ऐसे ही बना रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा। सर एक और लाइन कट कर लेते हैं, काट के दिखो, क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं। तुम कैसे पता कर सकते हो कि नीचे वाला मास ऊपर वाला मास बराबर ही है? सर ऐसे तो हम पता नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो तुम एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर पा रहे हो। हाँ, इतना तुम्हें पता चल गया कि इस लाइन पे कहीं होगा। तो हर बार बॉडी पे अब दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर पाओ, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दो कट कर पाते हो तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा। Center of mass always on the axis of symmetry. Center of mass at a point where two axes of symmetry cut each other. Center of mass near to the heavier object. इसको मैं प्रूफ भी करूंगा कि सेंटर ऑफ मास बड़े मास के पास होता है। ऑब्वियस सी बात है कि क्लास में मान लो पिंकी बैठी है और ये बेचारा छोटू सा रामलाल बैठा। अब इन दोनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर ऑफ मास बताता तो मास को ही है ना, मास का ही एक पॉइंट मानते ना, कि इसका मास और इसका मास मिला के किस पॉइंट पे मान सकते हो, तो जरूर इसके पास आ जाएगा। कैसे आएगा? फॉर्मूला वाइज अभी मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन याद रखिएगा सेंटर ऑफ मास नियरर टू द हेवियर ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड फॉर अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, पॉइंट वेयर gravitational force acts, gravitational force acts, point where gravitational force acts, जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स को लगता हुआ मानोगे। जैसे मान लो ये पेन है, सर पेन में तो हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हाँ, लेकिन एक नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा होगा उसको हम कहेंगे बॉडी का सीओजी। सर बॉडी का सीओजी तो सेंटर ऑफ मास भी होगा, क्यों? इधर आओ बताता हूं। सेंटर ऑफ मास का मतलब पूरे बॉडी का मास जहां पे एज्यूम करेंगे, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगता है? सर मास की वजह से। तो एक ही चीज हो गई ना, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सर बॉडी का वो पॉइंट जहां पर पूरे बॉडी का मास एज्यूम कर सकते, बॉडी का या सिस्टम का वो पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी का या सिस्टम का मास एज्यूम कर सकते हैं। तो मान लो इस पूरे बॉडी का मास यहां पे एज्यूम कर लिया, और ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लगता है, तो पूरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स नेट यहां लगे। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। तो COM एंड COG coincide for a smaller object but not coincide for the larger object। लार्जर मतलब ये छोटे मोटा लार्जर नहीं, का लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए। जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करता है। रीजन, जैसे सब ऊपर जाते हो ना तो ऊपर में जी की वैल्यू कम हो जाती है, इफेक्टिव जी। तो जी की वैल्यू कम होने से ऊपर फोर्स कम, नीचे फोर्स ज्यादा, तो डिसबैलेंस हो जाता है। यहां पे तो हर जगह जी की वैल्यू सेम है, तो हर जगह छोटे छोटे मास पर mg सेम होगा। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा होता तो यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा तो mg ज्यादा, और यहाँ पे सेम मास के लिए जी की वैल्यू कम होने से mg कम। तो बस इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि लार्जर ऑब्जेक्ट के लिए COG और COM कोइंसाइड नहीं करता है, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए COM और COG कोइंसाइड करता है। दूसरी बात, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट।
देखो, सेंटर ऑफ मास बॉडी का किस पॉइंट पर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो मैंने लिया एक रिंग, चलो रिंग ही बना लेते हैं, रिंग रिंग रिंगा, ये रिंग लिया। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब तुम चाहे यहां से देखो तो भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, यहां से देखो तो भी तुमको सेंटर ऑफ मास सेंटर पे दिख रहा है, यहां से देखो तो भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे दिख रहा है, यहां से देखो तो भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही दिखेगा। तो कहीं से भी देखो तो सेंटर ऑफ मास का प्रेजेंस, सेंटर ऑफ मास की मीनिंग, सेंटर ऑफ मास की अपीयरेंस, अपीयरेंस, वो उसका होना, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन लेकिन यहां पे दो कुछ और लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। पोजीशन डिपेंड करता है। कैसे? मान लो मैं यहां पे कोऑर्डिनेट बनाता हूं, तो यहां से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किधर होगी? तो बेटा यहां से पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का ये होगा, इसको बोलेंगे हम आर सेंटर ऑफ मास। इस ओरिजिन से इधर इतना दूर इसकी पोजीशन वेक्टर आएगी, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। लेकिन मान लो अगर तुम यहां ओरिजिन मानते हो तो यहां से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये होगा। अब बताओ दोनों पोजीशन वेक्टर सेम है कि अलग अलग? यहां से दोनों का पोजीशन वेक्टर तो अलग आएगा। अरे भाई मेरे, यहां से कोई बैठ के देखेगा तो बोलेगा सेंटर ऑफ मास तो निगेटिव में इसका, और यहां से बैठ के देखोगे तो बोलोगे नहीं पॉजिटिव में, आगे है। तो सेंटर ऑफ मास का होना, सेंटर ऑफ मास का प्रेजेंस, सेंटर ऑफ मास की एक्चुअल मीनिंग फ्रेम और कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, पोजीशन वेक्टर मेजर करोगे ना, कितना दूर है सेंटर ऑफ मास, तो यहां से इतना दूर है सेंटर ऑफ मास, यहां से इधर है सेंटर ऑफ मास, यहां से इधर है सेंटर ऑफ मास। तीनों ही ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास अलग अलग आएगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अलग अलग आएगी। तो कभी पूछे ना पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बोलना यस डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। अब हम आते हैं सेंटर ऑफ मास होगा कितना। तो एग्जांपल के लिए हम दो ही बॉडी मानते हैं। जैसे मान लो ये बॉडी है जिसका मास है m1, ये बॉडी है जिसकी मास है m2। ओरिजिन से पहले बॉडी का पोजीशन वेक्टर है r1, दूसरे का पोजीशन वेक्टर है r2। पोजीशन वेक्टर r2 मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसका x कोऑर्डिनेट होगा x2, y कोऑर्डिनेट होगा y2, इसका x कोऑर्डिनेट होगा x1 एंड y कोऑर्डिनेट होगा y1। अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास लिखना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास, ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां चला जाएगा, थोड़ा सा बुद्धि भी लगता है। ऐसा तो नहीं है कि दो मास है सेंटर ऑफ मास यहां चला जाएगा, दो मास है सेंटर ऑफ मास कहीं यहां चला जाएगा। सेंटर ऑफ मास कहीं भी चला जा सकता है क्या ऐसे घूमता हुआ? नहीं, सेंटर ऑफ मास कहीं भी ऐसे घूमता हुआ तो नहीं जा सकता है। थोड़ा एवरेज आइडिया तो आपको लग भी जाता है कि ऑब्वियस सी बात है सर, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहीं यहां पे होगा। इसका पोजीशन वेक्टर हम आरसीएम निकालना चाह रहे हैं। अब आरसीएम किन बातों पे डिपेंड करता है? सर आरसीएम पहली तो इस बात पे डिपेंड करता है कि पहला ऑब्जेक्ट का मास कितना है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है। साथ साथ में इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना है एंड दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है। सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है पहले ऑब्जेक्ट की मास, पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन, दूसरे ऑब्जेक्ट की मास और दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अच्छा ये डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को कहते हैं डिस्क्रीट सिस्टम, या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के भी कलेक्शन को कह सकते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। तो इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा आरसीएम बराबर पहले ऑब्जेक्ट की मास एंड पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा। तो पहले ऑब्जेक्ट की मास m1, पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर r1, पहले ऑब्जेक्ट की मास m2, पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर r2। अगर मैं इतना ही फॉर्मूला लिख के छोड़ दूं, इतना फॉर्मूला लिख के छोड़ दूं, इतना, अरे यार इतना फॉर्मूला लिख के छोड़ दूं, तो मुझे बताओ क्या ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सही है? अगर मैं इतना ही फॉर्मूला लिख के छोड़ दूं, तो बस यही आरसीएम लिख के छोड़ दूं, तो क्या ये लिखना सही है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2, क्या ये लिखना सही है?
हाँ या ना में जवाब दो। ऑब्वियसली नॉट, डायमेंशन गलत है। तो क्या मैं यहां से M2 M1 को मिटा दूं? नहीं सर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो मास पे डिपेंड कर ही रहा है। अच्छा, तो मास रहने देता हूं। अब मास रखने पर मास तो रखना ही पड़ेगा, तो M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर। फिर इधर तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, मतलब डिस्टेंस है, और इधर मास और डिस्टेंस दोनों है, तो डायमेंशनली गलत हो रहा। तो डायमेंशनली ठीक कैसे होगा? ऊपर मास डिस्टेंस, नीचे मास लिख दो। मास से मास यूनिट कटेगा, तो इधर पोजीशन बचेगा। सर बात तो आप ठीक कह रहे हो, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दूं? M1 + M2। बताओ मजा आया कि नहीं है? ठीक है। यहाँ पे R क्या है? R1 क्या है? R1 है पोजीशन वेक्टर पहले मास का, R2 है पोजीशन वेक्टर दूसरे मास का। क्या पोजीशन वेक्टर में x2 y2 दोनों आएगा, xy दोनों आएगा? हाँ सर। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास का सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x CM बराबर होगा M1 x1 M2 x2 बटा M1 + M2। ये R में ही तो तुम लिखोगे x1 i प्लस R1 क्या होगा? x1 i और y1 j। पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर, x में x1 y में y1। सर y सेम लिखना हो तो सिर्फ y की बात करो तो M1 y1 वेक्टर प्लस M2 y2 वेक्टर बटा M1 + M2। कई बार क्या होता है कि बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस में होती है, एक बॉडी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो डायरेक्ट ये लगाएंगे ना, पहले ऑब्जेक्ट की मास इंटू उसकी पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की मास उसकी पोजीशन वेक्टर बटा दोनों की मास का सम, ये लगाएंगे सर। अच्छा, अगर बॉडी सिर्फ वाई वाई में हो तो ये लगाएंगे, और बॉडी सिर्फ बॉडी एक्स और वाई दोनों में हो तो दोनों कोऑर्डिनेट दिया हो, जैसे R1 की वैल्यू दिया हो 2i प्लस 3j, तो क्या करोगे? तो लिखेंगे M1 R1 वेक्टर में दोनों रखेंगे। अच्छा, इंटेलिजेंटली यूज करना पड़ेगा। हाँ, अब बेटा अगर इस पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर तुम्हारा क्या आया है? अच्छा एक तरीका समझाओ, अभी अभी रुक जा, समझा दो। ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, बराबर M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर बटा बटा M1 + ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो सर डिफरेंशिएट करते समय सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन होगा। जैसे मास कांस्टेंट है, M1 M2 M1 + M2 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, इधर RCM का डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू M1 कांस्टेंट बाहर है, dR1 वेक्टर बाई dt प्लस M2 कांस्टेंट की तरह रहेगा बाहर, dR2 वेक्टर बाई dt डिवाइडेड बाई M1 + M2। ध्यान से सोचो, पहले ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और एक्स की वेलोसिटी, वाई की वेलोसिटी की नेट वेलोसिटी। देखो ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर में R1 में एक्स वाई दोनों होगा, तो यहां पे लिखेंगे M1 V1 वेक्टर, और इसको वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, अगर एक्स और आई दोनों में तो एक्स और आई जे कैप दोनों में लिखेंगे, प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई M1 + M2। ये हो जाएगा आपका R सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा M1A1 प्लस M2A2 डिवाइडेड बाई M1 + M2। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं एक बात बताऊं जोरदार, कि सर यहां पे तो एक कंसेप्ट समझना है, सारा फॉर्मूला तो एक ही तरीके से आ रहा है। डैश निकालना चाहते हो तुम सेंटर ऑफ मास का, क्या निकालना चाहते हो? सेंटर ऑफ मास का डैश निकालना चाहते हो, तो सेंटर ऑफ मास का डैश बराबर M1 का डैश प्लस
m2 का डैश डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब डैश में तुम पोजीशन निकालो, वेलोसिटी निकालो, या वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट निकालो, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट, या तुम एक्सीलरेशन निकालो। क्या करोगे सर? डैश ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1 डैश का m1 का डैश प्लस m2, m2 का डैश बटा m1 प्लस m2। अगर तुम वेलोसिटी लिख रहे हो तो vcm बराबर m1 v1 m2 v2 बटा m1 प्लस m2। यही तो फॉर्मेट है, बस तो इसको रट लो। ये है तुम्हारा यहां पे छोटा सा मार रट्टा। अब बेटा फिजिकली सेंटर ऑफ मास मैंने बहुत अच्छे समझाया, मैथमेटिकली डेरिवेशन बहुत अच्छे से यहां तक समझा दिया। क्लियर है? क्लियर है? ये बात समझ में आया? अब हम बात करते हैं फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम। सिर्फ दो बॉडी सिस्टम की बात करते हैं। यहां पे दो बॉडी है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा उसका लोकेशन चाहिए। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम। इस टू बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा उसका लोकेशन चाहिए। बताओ कैसे निकालोगे? तक धिन 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 आप निकाल ही नहीं सकते धिन। सर इसमें क्या दिक्कत है? आप निकाल ही नहीं सकते? निकाल के दिखाओ तो मैं मान जाऊं, निकाल के दिखाओ तो मैं मान जाऊं। जितना इंफॉर्मेशन मैंने दिया, यहां पे मास m1, यहां पे मास m2, दोनों की मास की वैल्यू m1 m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस r। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तुम निकाल ही नहीं सकते। बताओ क्यों नहीं निकाल सकते? आप सेंटर ऑफ मास निकाल ही नहीं सकते। रीजन क्या है? क्यों नहीं निकाल सकते सेंटर ऑफ मास? बेटा सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे डिपेंड करता है कि आपने कोऑर्डिनेट कहां लिया है। ओरिजिन कहां लिया है उस पर सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी आप कहां से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जब तक आप ओरिजिन नहीं बनाओगे तब तक आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालोगे? अगर आपको इस सिस्टम का जिसमें दो मास है सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कहीं पे आपको ओरिजिन मानना पड़ेगा। मानते हैं कि आपने यहां पे ओरिजिन माना 0,0, तो अगर इसको 0,0 मानते हो तो इसकी डिस्टेंस यहां से r हो जाएगी। हाँ, अब यहां से सेंटर ऑफ मास निकालो तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बराबर, कहां से निकाल रहे हो? पहले मास से निकाल लो तो 1 नाम दे देते हैं, बराबर पहले मास की वैल्यू और उसका पोजीशन। तो m1 पर ही ओरिजिन मान लिया आपने। ओरिजिन कहां माना है? जहां m1 रखा है वहीं पे ओरिजिन माना है। तो m1 की पोजीशन वेक्टर तो 0 ही हो गई, प्लस m2 सॉरी प्लस m2। m2 की पोजीशन वेक्टर बताइए, तो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर इसकी हो गई r। डायरेक्शन में रखना चाहते तो इस तरफ होगी, यहां से इसकी ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r बटा m1 प्लस m2। सर ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका सिंपल m2r बटा m1 प्लस m2। ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, फ्रॉम m1। यहां से इसकी सेंटर ऑफ मास निकाली है मैंने, यहां से इसकी सेंटर ऑफ मास निकाली है। अच्छा, इसको लॉजिकली थोड़ा सोचने की कोशिश करें जिससे सेंटर ऑफ मास थोड़ा और दिल में उतरे। तो लगाओ MR स्टार। अब जोरदार तुम्हें फील ना दिला दी ना तो मजा आ जाएगा। तो बात बताओ, लॉजिकली सोचना। सर अगर ये मास और ये मास बराबर होता, अगर ये मास और ये मास बराबर होता तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होता? सर अगर ये दोनों मास बराबर हो जाए तो सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं लग रहा तुम्हें? अगर दोनों ही मास बराबर हो जाए तो सर अगर ये मास और ये मास बराबर तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। देखो, इफ m1 बराबर m2 देन r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r/2। अगर ये मास और ये मास हम बराबर मान ले तो सेंटर ऑफ मास बीच में आना चाहिए, r/2 पे आना चाहिए। अब जो हमने सॉल्व किया उसमें देखते हैं, तो इसको बराबर रख देंगे तो ये होगा 2m और ये होगा m/2m, कट के नीचे 2 बचेगा, r/2 सही आंसर है यार। तो एक और MR स्टार लगा देते हैं। सोचो सोचो, इसकी मास m1 है, इसका मास m2। मास कितना है? सर m1 m2 दिया हुआ है, कितना हो सकता है?
सर 2 kg, 4 kg, 10 kg, 6 kg कितना हो सकता है? सर कुछ भी तो जीरो भी हो सकता है। तो अगर मैं सोचूं कि M2 जीरो है, अगर M2 का मास जीरो है, अगर M2 है ही नहीं तो फिर यही मास अकेला बचा, तो सेंटर ऑफ मास जीरो पे ही होगा। तो M2 जीरो रखने से सेंटर ऑफ मास जीरो आना चाहिए। अब तुम अपने आंसर पे जाओ, M2 को जीरो रखो, पूरा खा के जीरो बना रहा है। बोल सर, ऐसे हम एक और लॉजिक मान सकते हैं, बता देना क्या मान रहे हो तुम, और उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। समझ आया? अब एक बात बताओ, अगर मैं ओरिजिन यहां पे मानू, यहां पे ओरिजिन मानू, इफ आई एज्यूम ओरिजिन हियर, तो यहां से ओरिजिन मान के सेंटर ऑफ मास किधर होगा? तो आर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M2 पर ओरिजिन मान के आप देख रहे हैं, तो RCM फ्रॉम M2 होगा M1 इंटू आर। देखो यहां से M1 की पोजीशन वेक्टर यार हो गई, सर पीछे की तरफ है, हाँ तो सेंटर ऑफ मास पीछे आएगा और लोकेशन पता चल जाएगा। लो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो -r लिख लो। भाई ओरिजिन से ये पीछे हुआ ना, तो ओरिजिन से जो पीछे होता है निगेटिव होता है, बटा M1 प्लस M2। सर ये तो जोरदार चीज आ गई। जोरदार चीज क्या आ गई? अगर तुम मैग्नीट्यूड ही देखोगे, RCM2 देखोगे, मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू M2, वो आ जाएगा तुम्हारा M1R बटा M1 प्लस M2। अच्छा ये माइनस ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास जहां ओरिजिन लियो उससे पीछे होगा, ऑब्वियस सी बात है यहां से पीछे होगा। यहां पे भी तुम लॉजिक लगाओगे अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। जैसे दोनों बराबर हो तो R/2 पे आना चाहिए। अगर M1 को जीरो मान लो तो सेंटर ऑफ मास यही रह जाना चाहिए, M1 को जीरो रखने से देखो जीरो आ रहा है। तो सर ऐसे हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखें, ये वाला और ये वाला, दोनों फॉर्मूला एकदम डिट्टो सेम है कि अलग अलग है? दोनों ही फॉर्मूला एकदम डिट्टो सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अलग अलग क्यों आई? क्योंकि ओरिजिन अलग है। ये जो R1 है वो M1 से सेंटर ऑफ मास देखा, यहां से कहीं R1 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास आया है, और यहां से कहीं R2 डिस्टेंस पे आया है। अब चमका, अब चमका कि M1 से सेंटर ऑफ मास कहीं R1 पे आया है और M2 से सेंटर ऑफ मास कहीं R2 पे आया है। समझ में आई ये बात? यस। अब एक और काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 बोलो क्या है? सर इसको RCM1 बोल दे जी, इसको बोल देते हैं RCM2 इज इक्वल टू, RCM1 में क्या है? M2R बटा M1 प्लस M2। RCM2 में क्या है? M1R, M1R ऊपर में M1 प्लस M2। अब ईमानदारी से बताओ यहां पे क्या बचता हुआ दिखाई दिया? तो इससे ये कट गया, R से R ये कट गया, M2 बाई M1 यहां पे आया RCM1 बटा R सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फ्रॉम 2 इज इक्वल टू M2 बाई M1। M1 को यहां ले जाता हूं और RCM2 को यहां ले आता हूं, तो ये बना M1 RCM1 बराबर M2 RCM2। जरा देखो कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या तुम्हें? सबसे पहले तो ये बताओ कि ये है क्या? ये है डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, और ये है डिस्टेंस ऑफ M2। नीचे कुछ गिरा है क्या? डिस्टेंस ऑफ M2, डिस्टेंस ऑफ M2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड डिस्टेंस ऑफ M2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सर एक मिनट, डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये तो है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1। एक मिनट, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1 है ना, ये डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1 है ये, और तुम यहां लिख रहे हो डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। उल्टा नहीं हो गया क्या?
डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास उल्टा नहीं हो गया क्या? दिल्ली से पटना की दूरी और पटना से दिल्ली की दूरी उल्टी नहीं हो गई क्या? अरे गधे सेम ही हुई ना। दिल्ली से पटना 1000 किलोमीटर, दिल्ली से पटना 1000 किलोमीटर, पटना से दिल्ली भी 1000 किलोमीटर। ओ माई गॉड, ओके ओके ओके। M1 से जितना दूर सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास से M1 उतना ही दूर होगा ना यार। ये लॉजिक ठीक है। तो जरा देखो ये क्या आ गया, ये मास इनटू मास का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, मास M2 एंड M2 का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। मतलब कहीं सेंटर ऑफ मास तुमको मिला, वहां से M1 की दूरी इंटू M1 मास बराबर M2 की दूरी और M2 मास बराबर होगा। इसको हम डिफाइन कर देते हैं मोमेंट ऑफ मास। इस पूरे को हम बोल देते हैं, इस पूरे को हम बोल देते हैं मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास का मतलब ये हुआ मास इंटू उस मास की दूरी सेंटर ऑफ मास से बराबर दूसरा मास इंटू दूसरे मास की दूरी सेंटर ऑफ मास से। मतलब सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जो मोमेंट ऑफ मास को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मैं यहीं पे ये डायग्राम बना के तुमसे पूछूं कि बेटा बताओ यहां पे सेंटर ऑफ मास आया, तो क्या सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जो मास को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट मासेस बराबर होते हैं? यहां पर सेंटर ऑफ मास है, इस मास से इस तरफ का मास और इस तरफ का मास सेम है क्या? अगर मैं एक लाइन खींच दूं और बोलूं कि बताओ दोनों तरफ मास सेम है क्या? नहीं, उधर मास है M1, इधर मास M2, मास सेम कहां है? क्या सेम है? कुछ तो सेम होना चाहिए, कुछ तो सिमेट्री होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास का अगर एग्जिस्टेंस हमें यहां पता चल गया तो इस पॉइंट के अबाउट कुछ तो दोनों तरफ बराबर होगा। हाँ, ये मास इंटू इस मास की दूरी बराबर ये मास इंटू ये मास की दूरी, मोमेंट ऑफ मास बराबर होता है। ये प्रूफ किया। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है ये, कि मान लो ये तुम्हारा है मास M1, ये तुम्हारा है मास M2, सेंटर ऑफ मास यहां पे आया कहीं पे, तो सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है? क्या इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मासेस बराबर होते हैं? नहीं, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ मास बराबर होता है। M1R1 बराबर ये मास इंटू इस मास की दूरी R2 बराबर होता है। यही तो प्रूफ किया यहां पे, देख यही तो आया है। मतलब MR कांस्टेंट होता है। यस होता है, MR कभी नहीं बदलता, MR हमेशा कांस्टेंट रहता है। बोलो MR कांस्टेंट OP, MR कभी नहीं बदलता है। और जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे दुनिया वाले लाख कोशिश कर ले उसको बदलने की। MR इज कांस्टेंट। एक बात बताओ सर, MR कांस्टेंट से तो ये पता चला कि अगर मास बहुत ज्यादा होगा तो R कम होगा, होना भी चाहिए। अगर मास बहुत बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास के पास होगा। यही तो मैं प्रूव करना चाह रहा था। यहां से M का ग्राफ R के साथ बनाओगे कैसा बनेगा? ऐसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। जितना बड़ा मास तो सेंटर ऑफ मास उसकी डिस्टेंस कम, जितना छोटा मास तो उससे डिस्टेंस। अरे भाई इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, M1R1 बराबर M2R2, मतलब MR का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। जितना बड़ा मास होगा, जितना बड़ा मास होगा तो सेंटर ऑफ मास के पास आएगा, जितना कम मास होगा वो सेंटर ऑफ मास के दूर जाएगा। बताइए मजा आया कि नहीं? एकदम, वो सेंटर ऑफ मास से दूर जाएगा। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स ऑन। सेंटर ऑफ मास किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है? फर्स्ट है मास ऑफ द पार्टिकल डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड करता है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल डिपेंड करता है, इंटरनल फोर्स ऑन द पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। सेंटर ऑफ मास इंटरनल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। सेंटर ऑफ मास जहां है वही रहेगा, इंटरनल फोर्स से डिपेंड नहीं करता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है, इंटरनल पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? मास पे तो डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, रिलेटिव डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, इंटरनल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, अ क्रिकेट बैट इज कट एट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एज सोन। एक क्रिकेट बैट है, ये देखो बढ़िया जोरदार, एम्स 2017 का सवाल है भाई साहब, एम्स 17 का सवाल है ये। एक क्रिकेट बैट है, इस क्रिकेट बैट का कहीं पे यहां पर सेंटर ऑफ मास है, यहां पे सेंटर ऑफ मास है। होता है ना बेटा, यहाँ पे नीचे की तरफ भारी रहता है, ऊपर की तरफ हल्का होता है, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास।
द क्रिकेट बैट इज कट एट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एज शोन इन फिगर। यहां से काट दिया, फिर क्रिकेट बैट को काट दिया, हाँ अलग अलग काट दिया, ऐसे काट दिया। पहला हिस्सा जो कटा है उसका मास है m1 और दूसरा हिस्सा जो कटा है उसका मास है m2। इस मासेस में कंपेयर करो। द टू पीसेस विल हैव द सेम मास, द बॉटम पीस विल हैव द लार्ज मास, द हैंडल पीस बॉटम पीस, हैंडल पीस बॉटम पीस, द हैंडल पीस विल हैव द लार्जर मास, बॉटम पीस हैव द लार्जर मास ऑफ द हैंडल पीस इज डबल द मास ऑफ द बॉटम पीस। बताइए क्या जवाब होगा? सोचिए 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 समझिए और फिर जवाब दीजिए। सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिए। सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिए। सुनो, सेंटर ऑफ मास के दोनों तरफ मास बराबर होते हैं क्या? सेंटर ऑफ मास के दोनों तरफ मास बराबर हो इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के दोनों तरफ मासेस बराबर हो इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के दोनों तरफ मोमेंट ऑफ मास बराबर होता है। मतलब इस सेंटर ऑफ मास से ये मास इंटू इस मास की दूरी, ये मास इंटू इस मास की दूरी का प्रोडक्ट बराबर होगा। सर ये डिस्टेंस ज्यादा है r1, m1 r1 बराबर m2 r2। सर हमें दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा दूर तक है तो इसका मास कम होगा, m1 कम होगा, और ये कम दूर तक है तो m2 ज्यादा होगा। तो बॉटम पीस हैव अ लार्जर मास, द बॉटम पीस हैव अ लार्जर मास। मोमेंट ऑफ मास बराबर होना चाहिए, मास इंटू मास का डिस्ट्रीब्यूशन, मास की डिस्टेंस। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट नहीं होता है जो मास को दो इक्वल पार्ट में बांटे। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जो मोमेंट ऑफ मास को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मास इंटू इसकी मास की दूरी, इसका मास इंटू इसकी मास की दूरी बराबर हो। तो मास m1 इसकी डिस्टेंस r1, ये मास m2 इसकी डिस्टेंस r2। तो ये ज्यादा दूर तक है इसलिए इसका मास कम होगा। क्लियर, समझ आया एकदम? नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी। नहीं भाई हमेशा बाहर क्यों होगा? मे लाइज विद इन आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। हाँ ये सही हो सकता है। लाइज ऑलवेज इनसाइड नहीं, लाइज ऑलवेज, अरे ऑलवेज रे, राम राम राम। मे लाइज विद इन आउटसाइड और द सरफेस ऑफ द बॉडी। अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, बॉडी के सरफेस पे भी हो सकता है। क्लियर? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ऑफ द पार्टिकल डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम। एक मिनट। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ अ टू पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, m1 m2 का सेंटर ऑफ मास, डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिवाइड डिस्टेंस बिटवीन देम is inversely ratio of a square of the masses, indirectly ratio of the square of the masses, inverse ratio of the masses, direct ratio of the masses। नहीं, m इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो r इनवर्स रेशियो ऑफ मास में ही तो बढ़ता है। मास कम तो डिस्टेंस ज्यादा, मास ज्यादा तो डिस्टेंस कम। इनवर्स रेशियो ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, यही तो करा है अभी, इनवर्स रेशियो ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट, कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं? सेम टू सेम नीट 2020 में सवाल पूछा था, एकदम डिट्टो सेम यही सवाल। क्या है? अ पॉइंट ऑफ द मास इज m इज केप्ट एट a,0। एक मास है m जिसको हमने a,0 पे रखा है along x axis। what mass should be kept at -3, -3a,0 पे मास में क्या रखूं सो दैट सेंटर ऑफ मास लाइज एट ओरिजिन, ताकि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाए। बताओ किताबों वाले मेथड से करोगे कि जोरदार एम आर स्टार लगाओगे? किताबों वाले मेथड से करोगे कि जोरदार एम आर स्टार? क्या लगाओगे? बोलो मुन्ना, क्या लगाओगे? बोलो बोलो। देखो ये मास है यहाँ पे m, कैपिटल M, इसको रखा है -3a,0 पे। ये मास है इसको रखा है a,0। क्लियर ये बात? एकदम जो वो कह रहा है इस मास की वैल्यू क्या है ताकि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे रहे। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जो मास उसकी डिस्टेंस बराबर दूसरा मास इंटू दूसरा डिस्टेंस को इक्वट करता है, मोमेंट ऑफ मास। तो इसका मोमेंट ऑफ मास हो जाएगा m इंटू ए। तो कितने डिस्टेंस पर है? ए डिस्टेंस पर है, मास है m। ये मास कितना है सर? कैपिटल M, ये तो हमें निकालना है। और इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी हो जाएगी? 3 है। सर ए से ए कट गया, कैपिटल M बराबर m/3 आंसर आएगा। आओ मजदूरी से कर देता हूं। आओ
मजदूरी से कर देता हूं, मजदूरी से कर देता हूं। आर सेंटर ऑफ मास, सर एक्स ही लिखो ना सिर्फ एक्स में, अरे एक्स में तो आई कोऑर्डिनेट ही आएगा, बस आरसीएम लिखो। आरसीएम बराबर मास एम इंटू ए आई कैप, सिंपल है ना, एक्स में ही है बस, प्लस एम माइनस थ्री है तो मतलब अगर तुम वेक्टर फॉर्म में साइन के साथ लिख रहे हो तो लिखोगे माइनस कैपिटल एम इंटू थ्री बटा एम प्लस कैपिटल एम। बताओ सेंटर ऑफ मास उसने कहां बताया, तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे बताया, तो इसको जीरो रखोगे। अब जीरो से ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, जीरो, ये जीरो बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा एम ए आई कैप माइनस एम थ्री ए आई कैप। अब ऐसी बात है, एक ही डायरेक्शन बात हो रही है, आइए हटा सकते हो, एम थ्री ए यहां ले आओ, माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एम थ्री ए बराबर एम इंटू स्मॉल ए, तो यहां से ए कट जाएगा, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम बाई थ्री। बात उतनी ही करी तूने, बात वही किया आपने, देखो ये रहा ना, सीधा आंसर आ गया। क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट देखिए, टू बॉडी ऑफ मास 1 kg and 2 kg are lying in a xy plane at -1, 2, 4 respectively. What are the coordinate of center of mass? What are the coordinate of center of mass? Wait, wait. यहां पे जब तुम सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो सिर्फ एक्स एक्स से है कि एक्स और वाई दोनों है, तो यहां पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों है। कैसे निकलेगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैसे निकलेगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलेगा पहले ऑब्जेक्ट का मास 1 kg इनटू उसका पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, -1 आई कैप 2 जे कैप, तो यहां लिखोगे माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। अरे भैया ये कोऑर्डिनेट लिखा है तो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, हाँ, प्लस दूसरा मास 2 kg, इसका पोजीशन वेक्टर बोलो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। बस इतना ध्यान रख लिए ना, तुम्हारी पीएचडी हो गई सेंटर ऑफ मास। बस इतना ही ध्यान तो रखना है, और तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। सर बटा m1 प्लस m2 कर दो, हाँ तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ध्यान से जरा देखना, ध्यान से जरा देखना, ये यहाँ पे माइनस आई कैप, ये क्या बचा, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 अंदर जाएगा तो 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। अब जरा ध्यान से देखो, ये 4 आई कैप है माइनस आई कैप, तो क्या बनेगा सर 3 आई कैप, 4 आई कैप में से आई कैप जाएगा 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप 2 जे कैप 10 जे कैप, 10 जे कैप डिवाइडेड बाई 3। ये आएगा मालिक आपका जवाब, ये आएगा आपका जवाब, देख लीजिए 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप बाई 3। बहुत इजी है। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इतना, इतना एंड इतना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर एबीसी, अरे ये ट्रायंगल का कॉर्नर का कोऑर्डिनेट दिया है, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट एंड सी का कोऑर्डिनेट। पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, यहां पे रख दिया 1 kg को, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 1, 2। दूसरे से पे रखा है तुम्हारा 2 kg को, देखो ना बी, बी पर 2 kg रखा, एंड एम मास रखा है तुम्हारा सी पर, यहां पे एम मास रखा है, तो बी का कोऑर्डिनेट दिया है तुम्हारा 4, 6 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया है बेटा -3, -2। सी का कोऑर्डिनेट दिया है -3, -2। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? चलो अब मुझे बताओ, प्लेस द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, अच्छा सेंटर ऑफ मास का भी कोऑर्डिनेट बता दिया है, देन कैलकुलेट द मास m, देन कैलकुलेट द मास m। सवाल पढ़ना, बहुत अच्छा सवाल है। कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स बता दिए तुम्हें, ट्रायंगल्स का कोऑर्डिनेट बताया, ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट एंड सी का कोऑर्डिनेट बता दिया, तीनों पे मास बता दिया 1 kg 2 kg एंड m kg। m की वैल्यू पूछे अगर सेंटर ऑफ मास यहां पे है तो। एक जोरदार ट्रिक बताता हूं यहां पे, जोरदार ट्रिक क्या बेटा, एक चीज यहां पे ध्यान दो कि तुम्हें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स एंड वाई दोनों में दिया है, तो क्या एक्स एंड वाई दोनों का सेंटर ऑफ मास लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्या? सोचो जरा सोचो, अगर हम आई आई से लेके चलेंगे तो नहीं सॉल्व होगा। जैसे मैं तुम्हें बोलूं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर m1 x1
m2 x2 m3 x3 बटा m1 प्लस m2 प्लस m3। और हमें x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2/5, सॉरी 3/5। तो y ले लो, y तो 2 ही लिखा, y ले लो, y ले लो। और मैं y से सॉल्व कर देता हूँ, तुम x से सॉल्व कर देना, आंसर आ जाना चाहिए। m1 y1 m2 y2 m3 y3 बटा m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या y लेके सॉल्व हो जाएगा बस? हाँ एकदम जोरदार। देखो बताता हूँ, कहां पे सेंटर ऑफ मास y में? 2 पर, तो ये 2। पहला ऑब्जेक्ट का मास बोलो सर 1। पहले की वाई कोऑर्डिनेट बोलो, तो पहले ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट है 2, तो ये आ जाएगा सिर्फ 2, वाई कोऑर्डिनेट ही तो लिखा है बस। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास बोलो सर 2। दूसरे ऑब्जेक्ट का 2 kg का वाई कोऑर्डिनेट सर 6, प्लस तीसरा मास है m, एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है सर? इसका वाई कोऑर्डिनेट है -2, तो ये हो जाएगा -2m, माने -2 बटा 1 पहला ऑब्जेक्ट का मास, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास प्लस तीसरे ऑब्जेक्ट का मास, ये आएगा। तो सर ये होगा 3 + m, 3 + m को यहां ले आओ, 3 + m को यहां लाओगे तो 2 × 3 + m, देखो ना 2 और 1 3, 3 + m बराबर ये बचेगा तुम्हारा 2, 6 × 2 12, 2 + 12 -2m। 2 को अंदर ले जाओगे तो होगा 6 + 2m बराबर 14 -2m। -2m को यहां ले आओ तो ये हो जाएगा 4m इज इक्वल, देखो ना -2m इधर जाएगा तो 4m, 6 को उधर ले जाओ 14 - 6, तो 4m बराबर तुम्हारा आएगा 8, m बराबर आ गया 2 kg। m इज नथिंग बट 2 kg। हमने यहां तक सॉल्व किया, उसके बाद बेटा यहां से कंटिन्यू किया है, तुमने देखा है। मैंने बोला सिर्फ x कोऑर्डिनेट लेके, सिर्फ y कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व हो जाए, क्योंकि तुम जानते हो ना बेटा कि अगर सिर्फ ith वाला ही लेके चले m1 x1 m2 m1 x1 m2 x2 m3 x3 m1 m प्लस m2 प्लस m3 xcm, तो यहां से भी सॉल्व हो जाए। कई बार बच्चा लेंदी कर देता है, आई कैप जे कैप को अलग कर रहा है, तो सिर्फ इसी से भी करेगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड position vector of center of mass of the system of the particle of mass 1 kg, 2 kg and 3 kg located at the position vector r1, located at the position vector r1, position vector r2 and position vector r3। r1 r2 and r3 पर 3 मासेस रखे हैं और तीनों मासेस की वैल्यू बताइए। अब लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा, बहुत भयंकर, घबराना नहीं है। RCM बराबर पहले ऑब्जेक्ट की मास बोलो 1, पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर क्या है 4i कैप प्लस 2j कैप, देखो यहाँ पे -3k कैप, ये हो गया बस, यही तो चिपकाना है बस ऊपर से लेके। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 2, पोजीशन वेक्टर बोलो i कैप -4j कैप प्लस 2k कैप। तीसरे ऑब्जेक्ट का मास है 3 kg एंड पोजीशन वेक्टर ये रहा 2i कैप -2j कैप, 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई मास m1 प्लस m2 प्लस m3 आ जाए। अरे सर मास m1 प्लस m2 प्लस m3 अभी तो आपको पता ही है ना, वो लिखो। हाँ 1 kg 2 kg एंड 3 kg, ठीक है 1 kg 2 kg एंड 3 kg, बस अब कुछ नहीं करना। 1 को अंदर ले जाओगे तो ये एज इट इज रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 पे मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो, 3 2 5 1 6 नीचे 6 आ जाएगा। क्लियर है क्या? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास from 4 kg mass in the following arrangement? What is the distance of center of mass from 4 kg mass? What is the distance of center of mass from 4 kg mass? 4 kg mass का है भाई, तो इसको हमें बनाना है ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4 kg मास, तो 4 kg मास को बना दो ओरिजिन, ठीक है। अब यहां से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पूछिए, कैसे करोगे सॉल्व? तो बहुत इजी है, सारे ऑब्जेक्ट एक्स में है तो एक्स सेंटर ऑफ मास हम निकाल देते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है 4 kg और 4 kg पे तूने ओरिजिन मान लिया। दूसरा ऑब्जेक्ट है 3 kg और वो कहाँ है 8 मीटर आगे, तो 8 प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट है 2 kg, वो 12 मीटर पीछे, यहाँ ओरिजिन मानोगे तो 12 मीटर है, तो ये हो जाएगा -2 × 12। क्यों भाई? क्योंकि 0,0 से पीछे है। तो सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके काम नहीं चलेगा पोजीशन वेक्टर की बात है ना, पोजीशन वेक्टर की बात। अगर तुम यहाँ पे 12 लिख दोगे तो कैसे पता चलेगा आगे 12 था कि पीछे 12 था? और फर्क पड़ता है ना,
अगर 2 kg का ऑब्जेक्ट यहाँ से 12 मीटर आगे होता तो फर्क पड़ता है ना बेटा, फर्क पड़ेगा इसीलिए। और सर ऐसे लिखोगे तो आप बस आगे का प्लस ले लो, यहाँ से ओरिजिन से आगे प्लस, पीछे माइनस, तो सीधा लिखो ना 3 × 8 माइनस 2 × 12। और तीसरा ऑब्जेक्ट है 6 kg का। 6 kg का कितने डिस्टेंस पर है यहाँ से, तो 12 और 10 22, ये हो जाएगा -6 × 22 डिवाइडेड बाई टोटल मास लिखना होता है 4 + 3, 4 + 3 2 और 6 + 2 + 6, ये आएगा 8 × 3 = 24, 24 होगा ये। 24 माइनस 24 माइनस 120, 132, 8 दूना 24, 8 × 3 = 24, अच्छा अच्छा, तो ये तो कट गया। डिवाइडेड बाई 6 × 4 = 10 और 10 × 5 = 15, कुछ आ रहा -132/15, ये आ रहा कुछ आंसर। क्लियर है बेटा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 पार्टिकल सिस्टम सोन इन अ फिगर। 3 पार्टिकल सिस्टम कहां है, तो देखो एक बात समझना कि 3 पार्टिकल सिस्टम है। पहला ऑब्जेक्ट है 3 kg का यहां पे, दूसरा ऑब्जेक्ट है 8 kg का यहां पे, तीसरा ऑब्जेक्ट है 4 kg का यहां पे। ऐसे बना दिया और तुम्हें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का ग्राफ बना के दे दिए, तो क्या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो 1 सेकंड में। यहाँ पे आर सेंटर ऑफ मास आएगा। सबसे पहले पहला ऑब्जेक्ट लिखो 3 kg का, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 0 ही लिखो, प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट कितना है 8 kg, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो बेटा 8 kg यहाँ पे है, तो एक्स में कितना दूर है 1 और वाई में कितना दूर है 2, तो क्या यहाँ पे लिखोगे आई कैप प्लस 2j कैप, एकदम सही, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस ये ऑब्जेक्ट है 4 kg का, इसका पोजीशन वेक्टर लिखो सर ये 2i कैप, एक्स में देखो 2i कैप एंड वाई में 1j कैप प्लस 1j कैप डिवाइडेड बाई तीनों मास 3 kg का प्लस ये 8 kg का प्लस ये 4 kg, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। क्लियर है क्या ये बात? एकदम बहुत सही। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 8 आई कैप और 2j, इसको अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ 8 आई कैप प्लस 16j कैप, फिर इसको अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 8 4 12 और 3 15, ये आ गया 15, माइनस वाले से नहीं, नहीं माइनस है ही नहीं, और तीनों मास लिखेंगे यहाँ 16 आई कैप एंड प्लस 20j कैप डिवाइडेड बाई 15। और बेटा देखो कंसेप्ट सब में वही लग रहा, हो सकता है बीच में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ आ जाए, वो तुम यहाँ पे करेक्ट करके बता देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक कर लेना, बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक कर लेना। हालांकि मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे कुछ मैंने किया है, 8 आई कैप लिखा है और 4j कैप, 8 आई कैप 4j कैप और 8 आई कैप 16j कैप, 8 आई कैप 16j कैप, 8 4 12 3 15, सही है एकदम, सही एकदम। 4 पार्टिकल ऑफ मास m 2m 3m and 4m are placed at the corner of a square of side A as shown in figure. Find out coordinate of center of mass. सबसे पहले ओरिजिन कहाँ माना, तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे कहीं पे ओरिजिन माना है, यहां पे कहीं पे क्या माना है बेटा ओरिजिन माना है। स्क्वायर का साइड लेंथ है ए, तो तुम एक्स में जाओगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा a, 0, क्योंकि वाई में तो गई नहीं। अच्छा इसमें y में जाओगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0, a, क्योंकि y में तो गई नहीं, सॉरी x में तो गई नहीं, तो x का 0 y का a। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट लिखा होगा a, a, इसका कोऑर्डिनेट होगा a, a। तो क्या तीनों का ही तुम्हें कोऑर्डिनेट मिल गया? हाँ, ओरिजिन का हो गया तुम्हारा 0, 0, इसका हो गया तुम्हारा a, 0, इसका हो गया तुम्हारा a, k और इसका हो गया तुम्हारा 0, अब जब इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा सबसे पहले मास m इंटू इसका x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट 0, फिर होगा तुम्हारा 2m, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a i कैप, y में तो है नहीं, फिर हो जाएगा 3m, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a i कैप एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a j कैप, और फिर हो जाएगा मास तुम्हारा 4m, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a j कैप, x कोऑर्डिनेट तो है नहीं, डिवाइडेड बाई m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये तो 0 है, खत्म है। यहाँ पे तुम्हारा 2m a i कैप,
2ma प्लस 3ama प्लस 3ma प्लस 4ma डिवाइडेड बाई 3 2 5 5 1 6 4 10 3 है। यहां से देखो ऊपर में एम और नीचे भी एम है तो कैंसिल हो जाएगा। देखो एम 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 और एम कैंसिल हो। 2a(i), 3a(i), 2 i वाला है, 2 और 3 5 i। देखो 2a एंड 3a मतलब 5a(i), 5a(i) प्लस 3aj 4aj तो 4 3 7 7aj डिवाइडेड बाई 10। ये आ गया तुम्हारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ये बातें आपको समझ में आई? अब मान लो ये ट्रायंगल है, ये है 1 kg, ये है 2 kg, ये है 3 kg। यहाँ पे ओरिजिन मान के सेंटर ऑफ मास निकालो, बहुत आसान है। 1 kg 2 kg एंड 3 kg दिया हुआ है। साइड ऑफ ट्रायंगल इज बी, ये बी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बी है। अब तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। अगर ये साइड लेंथ बी है तो ये भी बी होगा क्या? हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा b, 0, क्योंकि x में तो क्या है साइड के बराबर। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सोचो। तो बेटा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा b/2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर y कोऑर्डिनेट मतलब ये हाइट। हाँ, अगर ये एंगल 60 है तो b का वर्टिकल कंपोनेंट यही तो आएगा √3b/2। ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो 3 kg का x एंड y कोऑर्डिनेट पता चल गया, 1 kg का कोऑर्डिनेट पता चल गया और इसका कोऑर्डिनेट तुम्हें पता चल गया। अब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा दो। अब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा दो। क्लियर है? तो ये सारे डिस्क्रीट सिस्टम थे पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये सारे किसके डिस्क्रीट सिस्टम थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और ये है बेटा डिस्क्रीट सिस्टम कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का। मतलब यहां पे समझिएगा, यहां पे 3 रॉड है। रॉड आपको दिख रहा है तीनों एल लेंथ का। देखो एक एल लेंथ का ये रॉड है, दूसरा एल लेंथ का ये रॉड है और तीसरा एल लेंथ का ये रॉड है। तीसरा एल लेंथ का ये रॉड है, एल लेंथ का। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अरेंजमेंट एंड सोन इन फिगर। इसका सेंटर ऑफ मास बताना है यहां पे ओरिजिन मानते हुए। Locate the center of mass of the arrangement as shown in figure. The 3 rods are identical in mass and length. तीनों रॉड आइडेंटिकल इन मास एंड लेंथ। सर एक रॉड का सेंटर ऑफ मास तो उसके बीच में होता है, अब 3 रॉड का कैसे निकालेंगे? तुम सिर्फ ये समझो कि इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो इसके बीच में। पूरे रॉड का मास क्या है? m। सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब होता है? A point where whole mass of the system can be assumed. A point where whole mass of the system can be assumed. मतलब इस पूरे रॉड का मास एक पॉइंट पे मान सकते हो, उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। और रॉड एकदम यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा बीच में। तो आप एक नया डायग्राम बनाओ। ये हो गया तुम्हारा 0,0। इसमें इस रॉड का मास तुम L/2 पे सेंटर ऑफ मास पे यहां एज्यूम कर सकते हो। रॉड का मास m और इसकी लेंथ हो जाएगी L/2। सर वैसे तो इसका भी सेंटर मास बीच में होगा। हाँ, यहां पे होगा, यहां पे इसकी लेंथ हो जाएगी L/2। यहां पे एक मास आएगा और इस रॉड का सेंटर मास का यहां पे होगा, क्योंकि ये तो रॉड है, इसका सेंटर मास तो बीच में आना चाहिए, तो बीच में ही होगा। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? तो एक्स में कितना आगे गया? तो ये रॉड ए रॉड आइडेंटिकली प्लेस्ड है तो यही पे सेंटर मास इसी लाइन पे आएगा, तो इसका सेंटर मास तो यही होगा। एक्स में तो ये L/2 आगे होगा एंड वाई में तो रॉड हॉरिजॉन्टली रखा है कितनी ऊंचाई पर? L पर है, तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? L। तो 3 मास आएंगे आपके। एक मास ये m जो L/2 पे आगे है, ये m जो L/2 से ऊपर है, और ये m जो L/2 से आगे और L से ऊपर। अब यहां पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा पहला मास m और L/2 i कैप। इसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं है एक्स एक्सिस पे, प्लस दूसरा मास m L/2 j कैप। ये j कैप नहीं तो है।
तीसरा मास एम एल बाई टू आई कैप प्लस एम एल जे कैप। देखो ना, एम एल बाई टू आई कैप एल जे कैप, देखो एम एल बाई टू आई कैप एल जे कैप डिवाइडेड बाई एम 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 3। सर मास निकाल के तो कैंसिल मारो, एकदम सही बोल रहे हो। एल बाई टू आई कैप और यहां पे एल बाई टू आई कैप, तो एल बाई टू क्या हो जाएगा, एल ही रहेगा, एल आई कैप प्लस एल बाई टू जे कैप और एल जे कैप, तो 3/2 एल जे कैप डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो होगा एल बाई 3 आई कैप प्लस ये इधर चला जाएगा, 3 से 3 काटोगे एल बाई टू जे कैप। तो ये कितना आ रहा, एल बाई 3 और एल बाई 2, देखो एल बाई 3 एल बाई 2, ये आंसर आ रहा। समझ आया इस तरह के सिस्टम कैसे सॉल्व करते हैं? क्या तुम एम स्टार भी सीखना चाहते हो? सर सिखा देते तो मजा आ जाता। वैसे तो ठीक है, इस पूरे रॉड को हमने यहां मान लिया एम मास का, इस पूरे रॉड को एम मास का यहां मान लिया, इस पूरे रॉड को एम मास का यहां मान लिया, तो 3 पॉइंट मास हो गए, डिस्क्रीट सिस्टम बन गया, M1 R1 M2 R2 और M3 R3। सेंट्रो मास से एम आर स्टार से कैसे निकाल सकते हैं? तो एम आर स्टार से निकालने का एक शानदार तरीका है, एकदम जोरदार झन्नाटेदार तरीका है। सर क्या? एक काम करो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट करो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट करो। क्या तुम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर सकते हो? ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? सर हाँ, रॉड से बीच में, रॉड से बीच में, इधर रॉड है लेकिन इधर रॉड नहीं है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिर कहां कट कर सकते हैं? ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा क्या? हाँ, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कैसे? और ये क्यों नहीं है? ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसलिए है क्योंकि इस रॉड के बीच में और इससे जितना ऊपर ये रॉड है उतना ऊपर नीचे ये रॉड है, ये तो सही है। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां से जा रहा तो कहीं ना कहीं यहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं ना कहीं यहां पे मुझे लग रहा है सेंटर ऑफ मास होगा। कैसे यहां पे? तो देखना भाई, एक सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो बीच में कहीं ना कहीं इसका आएगा, इन दोनों रॉड का बीच में मान सकते हैं, फिर इस रॉड का इस रॉड का बीच में कहीं आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, एक्स में कितना आगे जाना चाहिए, एल बाई टू से कम। एंड वाई में कहा जाएगा? तो इस लाइन से पास करे तो एल बाई टू ऊपर है, तो वाई में एल बाई टू और एक्स में एल बाई टू से कम। वाई में एल बाई टू, वाई में एल बाई टू नहीं है, वाई में एल बाई टू नहीं है, वाई में एल बाई टू, वाई में, और एक्स में एल बाई टू से कम आएगा। अरे भाई यहाँ पे सेंटर ऑफ मास थोड़ी ना मान सकते हो, इसका और इसका तो यहां मान लोगे, फिर इस दोनों का तो थोड़ा इधर ही आएगा ना। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। देखो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसका, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, दोनों को हटा दूं तो दोनों एक आइडेंटिकल डिस्टेंस पर है और मास भी सेम है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ जाएगा। अब इस रॉड को भूल जाओ, एक रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहाँ बोलो मास क्या है, एम, और यहाँ मास मान सकते हो 2m, इसका मास एम, इसका एम मास है 2m। 2m और m का सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? सर बीच में कहीं ना कहीं जाएगा। y में कितना ऊपर? l बाई टू, और x में l बाई टू से कम, तो x में l बाई टू से कम और y में l बाई टू, ये आंसर आ गया। ये गलत हो गया और यही आंसर सॉल्व करके आया। बोलो एकदम मजा आया कि नहीं आया? जोरदार समझ में आया? एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जोरदार कंसेप्ट समझ में आया? फिगर shows a composite system of the two uniform rod, composite system of two uniform rod of length as indicated, then the coordinate of the center of mass of the system of rod are। एक रॉड है एल लेंथ का, ये रॉड है 2l लेंथ का। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये आपसे पूछा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये आपसे पूछा है। ये सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि मास तो दिया ही नहीं। फिगर shows a composite system of two uniform rod as indicated, the coordinate of the center of mass of the system of rod are। इस एल लेंथ का इंडिकेटेड और 2l लेंथ का है, मास इसका बताया नहीं, बस बोला कि 2 यूनिफॉर्म रॉड है। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जरा सोचो, सॉल्व करो। थोड़ा पानी पी लेता हूं, बहुत प्यास लग रहा है। जल्दी जल्दी सोचिए, बताओ बेटा। यूनिफॉर्म रॉड दिया हुआ है, बस एग्जैक्ट मास तो दिया ही नहीं, हाँ लेंथ दिया हुआ है। मान लो यूनिफॉर्म रॉड है, दोनों एक तरह के मटेरियल से बना है, एकदम यूनिफॉर्म है। एल लेंथ का मास m होगा तो 2l लेंथ का मास 2m होगा। और ये तो दिमाग लगा ही नहीं।
हाँ, एल लेंथ का मास अगर हम देखो, ये क्या है बोला है कि यूनिफॉर्म रॉड है। क्या बोला है? यूनिफॉर्म रॉड है। तो अगर यूनिफॉर्मिटी के कंसेप्ट से हम सोचे कि ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो एल लेंथ का मास अगर हम एम मानते हैं तो 2l लेंथ का मास 2m होगा। अरे हाँ, ये भी सही है। इसका सेंटर मास कहाँ होगा सर? L/2 में कहीं। और ये 2l लेंथ का रॉड है तो L पर कहीं। तो इस 2m मास को कहाँ मान सकते हो? L पर। और इसको m मास को L/2 पर। देखो देखो, अगर हम इसको ओरिजिन बना दें, इसको हम ओरिजिन बना दें, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये होगा L/2 पर। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ये होगा L पर। यहाँ पे मास होगा m, यहाँ पे मास होगा 2m, क्योंकि 2m का रॉड है। अब निकाल दो फटाफट। अरे यार, एक तो फॉर्मूला लगाना है, काहे मर रहे हो? लगा लो। हम्म अब आओ, अब एक शानदार सवाल, जानदार सवाल। ये आईटी 2006 का सवाल है। आईटी 2006 का सवाल। क्या सवाल है? देखिए, फाइंड लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इसमें पूरा नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बता रहा बेटा कि आपको कैसे पता चला। ये इंडिकेटेड है। यहाँ पे हमने ओरिजिन माना है, यहां से आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। ये रेक्टेंगुलर सीट है, ये तो दिख रहा है, ये लेंथ है 2l और ये लेंथ है। अब यहां पर आधा लेंथ l का, लेंथ l, हाइट l, स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट जिसका डेंसिटी है सिग्मा 1। और आधा दूसरा प्लेट है, फिर से साइड लेंथ l का स्क्वायर शेप में, ये l और l, ये हाइट l, विड्थ l, स्क्वायर ही हो गया, जिसका डेंसिटी है सिग्मा 2। तो बोला है कि यहां पे ओरिजिन मानते हुए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये बताओ। सर, स्क्वायर का सेंटर मास तो उसके सेंटर पे होता है। हाँ, तो अगर ये हम एक स्क्वायर मान ले जिसकी डेंसिटी सिग्मा 2 है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा। और इसका डेंसिटी सिग्मा 1, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा। तो अब दोनों सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये आपसे पूछा। तो सबसे पहले सर इसका मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? डेंसिटी दिया हुआ है तो मास निकल सकता है। स्क्वायर प्लेट है तो इसका मास कहां पे होगा? एरिया में। तो अगर इसका मास तुम मानते हो m1, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया। इसकी डेंसिटी सिग्मा 1 और इसका एरिया हो जाएगा L²। खत्म। सर उसी तरीके से इसका मास क्या होगा? इसका मास m2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 और L²। सिग्मा 1 L², हो जाएगा सिग्मा 2 L², सिग्मा 2 इंटू L²। सर बहुत जोरदार, एकदम मजा आ गया। ठीक है, अब ये जो मास m1 है उसको कहां मानोगे? फिर इसके सेंटर ऑफ मास पे यहां मानेंगे m1। अगर ये लेंथ l का है तो यहां से कितने डिस्टेंस पे मानोगे? L/2 पर। और ये m2 कहां मानोगे? सर ये m2 हम यहां मानेंगे, कितने डिस्टेंस पर? तो यहां से यहां तक ये l और ये L/2, 3l/2 पर। और कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर होगा, क्योंकि देखो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? क्या ये जो मैंने खींचा ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? हाँ, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? ये रेड कलर वाला, क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? ना, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आओ लगाओ दिमाग, करते हैं बात। ये जो वर्टिकल रेड कलर से डॉटेड लाइन खींचा है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इस डॉटेड लाइन के दोनों तरफ मास सेम नहीं है, और मतलब ऑब्जेक्ट ही सेम नहीं है, सिस्टम को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा। ये डॉटेड लाइन इस स्क्वायर प्लेट को सिग्मा 1 को आधे आधे में बांटा, इसको भी आधे आधे में बांटा, तो कहीं ना कहीं इसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास होगा। ओरिजिन तुमने यहां माना है तो सीधा लगा सकता है एक सेंटर ऑफ मास बराबर m1, वैल्यू बोलो सिग्मा 1 L², सिग्मा 1 L² इंटू इसकी पोजीशन वेक्टर L/2 m1r1 प्लस इसका मास बताओ सिग्मा 2 L² और इसका पोजीशन 3l/2, 3l/2 डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2, सिग्मा वन एल स्क्वायर, सिग्मा वन एल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू एल स्क्वायर। यहां से कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। तो बचा क्या भाई? यहां पे बचा सिग्मा वन एल बाई टू, सिग्मा वन एल बाई टू प्लस सिग्मा टू थ्री एल बाई टू डिवाइडेड बाई सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ये बचा है। बहुत सुंदर सर। अब कुछ और, कुछ और तो क्या, टू एलसीएम ले सकते हो यहाँ से, या एल बाई टू बाहर निकाल लो। अगर एल बाई टू बाहर निकाल लोगे तो ये बनेगा सिग्मा वन, एल बाई टू बाहर चला गया, ये बचेगा तुम्हारा थ्री सिग्मा टू, सिग्मा वन, और ये बचेगा थ्री सिग्मा, एल बाई टू बाहर आ गए, डिवाइडेड बाई सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ये कुछ बचा है। देखो एल बाई टू तो बाहर है, ये तो गलत हो जाएगा। सिग्मा वन प्लस थ्री सिग्मा टू, सिग्मा वन प्लस थ्री सिग्मा टू, सिग्मा वन सिग्मा टू एल बाई टू, ये तो सही है। थ्री सिग्मा वन सिग्मा टू ये गलत है, सिग्मा वन प्लस थ्री सिग्मा टू, सिग्मा वन प्लस थ्री सिग्मा टू, ये गलत। कैसा लगा? बहुत ही जोरदार घनघोर मजदूरी, बहुत ही जोरदार और घनघोर मजदूरी। मजदूरी से दूरी एमा स्टार है बहुत जरूरी। अगर बनानी है मजदूरी से दूरी तो एम आर स्टार है बहुत जरूरी। बोला बोला का चाहिए? अरे बबुआ का चाहिए? मजदूरी चाहिए कि एम आर स्टार चाहिए? मजदूरी चाहिए कि एम आर स्टार चाहिए? बोला बोला का चाहिए? मजदूरी की एम आर स्टार? देखो जोरदार द एम आर स्टार, ये प्रो वर्जन एम आर स्टार का। क्या क्या तुम्हें सिग्मा वन सिग्मा टू डेंसिटी गिवन है? हाँ सर गिवन है। कौन ज्यादा होगा ये तो बता ही नहीं सकते, सिग्मा वन सिग्मा टू की वैल्यू नहीं दी हुई है। फिर भी सिग्मा वन ज्यादा कि सिग्मा टू ज्यादा, यही तो नहीं पता कि कितनी वैल्यू है। अच्छा सिग्मा वन सिग्मा टू की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है? नहीं, आंसर सिग्मा वन सिग्मा टू के टर्म्स में आएगा। हाँ, अगर मैं सिग्मा वन बराबर सिग्मा टू मान लूँ तो सर तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट हो जाएगा एक ही यूनिफॉर्म डेंसिटी का, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से कितने दूरी पर आएगा? एल पर। तो एक सेंटर ऑफ मास एल आना चाहिए। अगर सिग्मा वन सिग्मा टू बराबर है तो सेंटर ऑफ मास एल पर आना चाहिए। सिग्मा वन सिग्मा टू बराबर हो जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा चार, देखना भाई, ये सिग्मा और थ्री सिग्मा हो जाएगा चार सिग्मा बटा टू सिग्मा इंटू एल बाई टू। सिग्मा सिग्मा कटेगा, चार से कटेगा दो, दो से दो कटेगा, एल आ गया जोरदार। यहाँ देखो सर तीन और चार और दो चार, ये भी सही आ रहा, दो ऑप्शन सही आ रहे। यहाँ पे इक्वल करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तीन में से एक जाएगा तो दो और दो, अरे भाई साहब ये भी एल आ रहा, मतलब आएगा क्या? ये दो सिग्मा सिग्मा टू से टू कटेगा, नीचे चार, ये गलत आ रहा। तीन ऑप्शन सही आ गए। अभी ऐसे की तैसी करते रुक। एक बात बता कि अगर मैं ये मानूं कि सिग्मा टू जीरो है ही नहीं, सिग्मा टू जीरो है, सिग्मा वन कुछ है लेकिन सिग्मा टू जीरो है, तो अगर ये होगा ही नहीं सिग्मा टू तो सेंटर ऑफ मास तो इसके स्क्वायर प्लेट पे आएगा, एल बाई टू पे आएगा। तो एक सेंटर ऑफ मास एल बाई टू पे आना चाहिए। सिग्मा टू को जीरो रख दो, एल बाई टू पे आंसर आएगा। सिग्मा टू जीरो करो, अगर इसको हम सिग्मा टू को यहाँ पे जीरो कर दें तो ये भी जीरो होगा, सिग्मा सिग्मा कटेगा, आंसर एल आ रहा, गलत है। अगर मैं सिग्मा टू को जीरो कर दूं, इसको जीरो इसको जीरो, तो सिग्मा से सिग्मा कटेगा, थ्री एल बाई टू, गलत है। अगर सिग्मा टू को मैं जीरो करूं, ये जीरो ये जीरो, सिग्मा सिग्मा कटेगा, एल बाई टू, ये सही आ रहा। तक धिन 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 धिन। तो सर एक ही ऑप्शन यही मानो ना, हाँ जोरदार है मास्टर, सिर्फ यही लगा दो, इसे से तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा। और देखो चाहे तुम कुछ भी लॉजिक लगाओ, अगर तुम सही सोच रहे हो ना तो सही वाला ऑप्शन तो हमेशा सही होगा, हर लॉजिक को जस्टिफाई करेगा, हर लॉजिक को जस्टिफाई करेगा। सही सोच रहे हो अगर तुम, और तुम सही सोचोगे तो सिंपल सी बात है, अगर सिग्मा टू को मैं डेंसिटी जीरो मान लूं तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, उधर जा ही नहीं सकता। ये तो अंडरस्टूड है बेटा, ये तो अंडरस्टूड है। चलो ये सवाल करना, यहाँ पे दोनों, ये है तुम्हारा इस डिस्क, डिस्क का एरिया लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर, अरे यही एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट।
दोनों की डेंसिटी सेम है, सिग्मा एंड सिग्मा। डिस्क के सेंटर पे ओरिजिन मान लिया, तो इसका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना। इसका डायमीटर है ए, इसका साइड लेंथ है। एम आर स्टार से भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम कंटिन्यूअस मास सिस्टम का कल समझेंगे बेटा, आज रहने देते हैं, है ना, आज रहने देते हैं, ज्यादा हो गया थोड़ा समय। अच्छे से देख के सारे सवाल कर लेना। कंटिन्यू मास सिस्टम का थोड़ा डेफिनेशन पढ़ाई देता हूँ ना, होमवर्क दे देता हूँ सवाल, ज्यादा क्या होता है यार, तुम सब कर लोगे, अच्छे बच्चे हो, है ना। थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहली बात समझो कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है। लीनियर मास डेंसिटी होती है वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए जहां पे मास एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लीनियर मास डेंसिटी लेमडा दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ m/l। ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, फॉर वन डी ऑब्जेक्ट, फॉर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एरियल मास डेंसिटी क्या होता है? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जहां पे प्लेट पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसको हम कहते हैं मास पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर। फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट, प्लेनर ऑब्जेक्ट, और इसको कह सकते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसको रो से डिफाइन करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर क्यूब, और ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड होता है, और 3D ऑब्जेक्ट लाइक वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट, सॉलिड स्फीयर। एग्जाम्पल अगर मैं दूं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल दूं तो डिस्क, डिस्क में मास कहाँ पे होता है? एरिया में। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में मास कहाँ पे होता है? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड क्यूब। रिंग की बात करूंगा तो रिंग किस में आएगा? रिंग में होगा लीनियर मास डेंसिटी, और रिंग, रिंग में होगा लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि वहां पे मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर है? कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे मान लो कंटिन्यूअस मास सिस्टम एक रॉड है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि देखो यहां से यहां तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग पॉइंट पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कहीं एक्स पर जाके छोटा सा dx मोटाई का एक विड्थ काटेंगे जिसका मास होगा dm, एकदम छोटा सा। तो एक्स पे जाके छोटा सा dx काट लिया जिसका मास है थोड़ा सा dm, फिर दूसरे एक्स पे जाके छोटा सा डीएम काट लेंगे, तीसरे पे जाके छोटा सा डीएम काट लेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो एक के लिए सेंटर ऑफ मास लिखूंगा, एक सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है? m1 x1, तो इसका मास dm और इसकी पोजीशन x बटा dm, और इसको मैं कर दूंगा इंटीग्रेट। जोड़ने का तरीका, इंटीग्रेशन जोड़ने का ही तो तरीका होता है। इंटीग्रेशन नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ एडिशन। यहाँ पे बड़े बड़े वैल्यू को अलग अलग जोड़ते हैं तो एडिशन होता है, छोटे छोटे कंटिन्यूअस वैल्यू को जोड़ते हैं, छोटे छोटे कंटिन्यूअस वैल्यू को जोड़ते हैं तो उसको इंटीग्रेशन जोड़ते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? अरे वही है, यहाँ पे एक्स सी एम बराबर m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 को जोड़ने का तरीका इंटीग्रेशन ऑफ dm, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm। अगर तुम r सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो r सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ r dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। अरे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 जोड़ने का तरीका है ये, और ये r1 m1 r2 m2 r3 m3 r इंटू dm। छोटे से dm मास का सेंटर ऑफ मास निकाल के, तो छोटे से dm का सेंटर ऑफ मास होगा r dm डिवाइडेड बाई dm। इसको इंटीग्रेट कर दोगे। अच्छा, लिमिट कैसे, कहां से कहां तक रखोगे? तो ये तो सिंपल तुम्हारा मास का इंटीग्रेशन है, ये r का मास के रिस्पेक्ट में, तो r की लिमिट यहां से 0 से l तक रखेंगे, 0 से l तक रखेंगे। ये तरीका हो गया। ये सिंपल सा डिस्क्रीट सिस्टम का, सॉरी कंटिन्यूअस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने का ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। अब जैसे मैं अगर रॉड की ही बात करूं कि रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में ही आएगा, इसकी क्या गारंटी है? मान लो एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब होता है उसकी डेंसिटी हर जगह सेम है,
मतलब यूनिफॉर्म बना हुआ है वो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भारी है यहाँ पे हल्का है, यहाँ पे भारी है यहाँ पे हल्का है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। पहले यहाँ पे पर यूनिट लेंथ में डेंसिटी कम है तो इधर कम मास आएगा पर यूनिट लेंथ में। यहाँ पे पर यूनिट लेंथ की डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे कम लेंथ में ज्यादा मास आ जाएगा। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है कि मास पर यूनिट लेंथ तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। मास पर यूनिट लेंथ अगर कांस्टेंट तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल मास बटा टोटल लेंथ। हम ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल मास बटा टोटल लेंथ। हमें यहां पे ओरिजिन मान के एम मास और एल लेंथ का एक रॉड है, एम मास और एल लेंथ का एक रॉड है, एक एंड पे ओरिजिन मान के हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता करनी। हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता करनी। तरीका क्या होता है कि कहीं एक्स पर जाइए और डीएक्स मोटाई का एक छोटा सा डीएम मास काट ले, छोटा सा डीएम मास काट, डीएक्स मोटाई का एक छोटा सा डीएम मास काट ले। डीएम की वैल्यू क्या होगी सर, एक यूनिट लेंथ का मास अगर लेमडा है, लेमडा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ देखो लेमडा दिया हुआ है। तो एक यूनिट लेंथ का जो मास होता है ना उसी को कहते हैं लेमडा, मास ऑफ अ यूनिट लेंथ, मास ऑफ अ यूनिट लेंथ डीएम बाई डीएल। तो डीएक्स लेंथ का मास क्या होगा, डीएक्स लेंथ का मास क्या होगा, डीएक्स लेंथ का मास होगा लेमडा इंटू डीएक्स। एक यूनिट लेंथ का मास लेमडा है तो दो यूनिट लेंथ का टू लेमडा, थ्री यूनिट लेंथ का थ्री लेमडा, फोर यूनिट लेंथ का फोर लेमडा, तो डीएक्स लेंथ का डीएक्स लेमडा। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, क्योंकि डिस्टेंस एक्स के टर्म्स में लिख रहा है, एक्स पर जाके लिखा है ना, तो इसका मास हो गया डीएम, पोजीशन हो गया एक्स, एक्स इंटू डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब डीएम की वैल्यू क्या है, लेमडा डीएक्स, तो रखो यहाँ पे डीएम की वैल्यू रखो लेमडा डीएक्स, होगा एक्स लेमडा डीएक्स। डीएम की वैल्यू एक्स एज इट इज, डीएम की वैल्यू लेमडा डीएक्स, यहाँ पे डीएम की वैल्यू लेमडा डीएक्स। लेमडा यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, अगर लेमडा नॉन यूनिफॉर्म रहता, अगर लेमडा वहां तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म रहता तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं जाता, अगर लेमडा यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा। तो होगा लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लेमडा बाहर। एक्स की लिमिट बताइए, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू एल, तो जीरो से एल, जीरो से एल, लेमडा लेमडा कैंसिल कट जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ऊपर नीचे दोनों जगह लिमिट है जीरो से x से एक्स स्क्वायर कटेगा तो x बचेगा, लिमिट रख दो अपर l बाई टू एल, लोअर लिमिट जीरो रखोगे तो जीरो ही आ जाएगा। बहुत क्लियर है। यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ मास l बाई टू पे प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, कैसे निकाला, तो ये डिस्क्रीट सिस्टम नहीं है, ये कंटिन्यूअस सिस्टम, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास, मास 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 मास। तो हम क्या करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम x पे जाके dx मोटाई का एक dm हिस्सा काट लिया, dm का मास हो जाएगा लेमडा इंटू dx, dm का मास हो जाएगा लेमडा इंटू dx, dm जो dx मोटाई का मास हो जाएगा वो हो जाएगा लेमडा इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, डी एम की वैल्यू लेमडा इंटू डी एक्स है, लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स। यहाँ पे लेमडा यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर चला गया। अगर लेमडा वेरिएबल होता तो क्या होता, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अ लीनियर डेंसिटी ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर, मतलब रॉड का लेंथ है 3 मीटर, वेरीजेज एज लेमडा इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड, अरे छोटा है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज है, मतलब ये रॉड है जिसकी लेंथ 3 मीटर है, ये रॉड है जिसकी लेंथ 3 मीटर। अगर मैं यहां पे ओरिजिन मान लूं तो कहीं भी x पर जाके dx मोटाई का एक विड्थ काटूंगा, तो इसका मास क्या होगा, लेमडा इंटू dx। अच्छा डिस्क होता तो एरियल डेंसिटी इंटू एरिया, लीनियर डेंसिटी ना, लेमडा इज इक्वल टू होता ही है छोटा सा मास इंटू छोटा सा लेंथ।
एक यूनिट मास का, एक यूनिट लेंथ का मास लेमडा है, तो dx लेंथ का छोटा सा dm मास ये आ जाएगा। x सेंटर ऑफ मास होता है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। एक्स को एज इट इज रख दो, डीएम को लिखोगे लेमडा डी एक्स, लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को लिखोगे लेमडा डी एक्स। अब यहां से लेमडा बाहर निकलेगा क्या? नहीं। अब यहां से आप लेमडा को बाहर नहीं निकाल सकते, तो फिर अब क्या करें? अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लेमडा की वैल्यू ये दी हुई है 2 प्लस एक्स, वो रख देंगे। तो ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, लेमडा की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे लेमडा की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। देखो लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस एक्स। लिमिट कहां से कहां तक करनी है? तो लेंथ है 0 से 3 मीटर, 0 से 3, 0 से 3। अब ऊपर इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहला टर्म बनेगा 2x और ये बनेगा एक्स स्क्वायर। 2x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस x अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx डिवाइडेड बाई, ये सिर्फ 2 है, dx अंदर आ गया, 2 इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स। 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट की तरफ बाहर, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x का पावर 3 बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, तो ये बनेगा 2x प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट रखना है हमें 0 से 3 मीटर। लिमिट रखने से पहले क्या एक बार x कॉमन निकाल के काट सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन तो वही है, एक बार x निकाल लो, तो यहाँ पे x कट गया, x बाहर चला जाएगा, यहाँ पे x बाहर चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। समझो ना भाई मेरे, यहाँ पे x कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक x बाहर चला गया, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे एक x बाहर चला गया तो x बाई 2। अब लिमिट रख दो 0 से 3। जब 3 रखोगे, 3 रखोगे तो टर्म आएगा तुम्हारा 3 और 3 का होल स्क्वायर 9/2, तो 3 प्लस 9/2, एक्स की जगह पे 3 और 3 का होल स्क्वायर 9/2 डिवाइडेड बाई नीचे 3 रखोगे 2 प्लस 3/2। 0 रखोगे, लोअर लिमिट अगर 0 रखोगे तो ऊपर 0, नीचे 2 लाने से कुछ है होगा नहीं, 0 ही आ जाएगा। अब ऊपर में एलसीएम ले लो 2, अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हो 2 तो 6 प्लस 9, 9 6 15, 3 दूना 6 और 9, 9 6 15 और 2 लोगे तो 4 प्लस 3 7, 7/2, 2 से 2 कटेगा, 15/7 कुछ आंसर है क्या? आह, अरे यार गलत कर दिया क्या मैंने, 12/7 आ रहा है, अब कहाँ गलत कर दिया यार। लेंदी है कैलकुलेशन, थोड़ा तो समझना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लेमडा की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स तो ये बनेगा 2x और ये बनेगा एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स, 2x और एक्स, हालांकि बहुत अच्छे से किया। एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कटेगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3, एकदम सही है। नीचे 2 बाहर 2x और ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आएगा। एक्स कॉमन निकालोगे, एक्स और ये बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 3, यहाँ से एक्स, एक्स बाई 2, 3 रखोगे तो ये 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2, सही है। ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे 3 रखोगे तो 3/2 प्लस 2, ये तो सही है। लिमिट 0 से 3 रखना है। मैंने कहाँ गलती कर दिया यार? जब कई कई बार गलती हो जाता है तो दिखता भी नहीं है। 2 एलसीएम लूंगा 6 और 9 ही तो होगा, 3 का होल स्क्वायर 9, कोई बात नहीं, मैं फिर से सॉल्व कर लेता हूँ। मत देखो, जब गलत हो जाए ना तो छोड़ दो। सबसे पहली बात देखो, लेमडा बराबर 2 प्लस एक्स है ना, ये सही दिया हुआ है, 3 मीटर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी ए डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये आएगा सेंटर ऑफ मास। एक्स तो रहने दो, डीएम को लिखोगे, डीएम को लिखोगे लेमडा डी एक्स,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा लेमडा, लेमडा की वैल्यू है 2 + x इंटू डी एक्स, डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू है 2 + x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करोगे 0 से 3 तक, तो ये हो जाएगा ऊपर में 2x इंटू डी एक्स प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डिवाइडेड बाई नीचे है 2 + x, तो 2x इंटू 2 डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो ये 2 बाहर, x² / 2 आएगा, 2 इंटू x² / 2, तो सिंपल x² बचेगा, प्लस x³ / 3 डिवाइडेड बाई 2x का हो जाएगा x प्लस x² / 2, ये कुछ आएगा। लिमिट रख दो, पहले लिमिट रख दो 0 से 3 ऊपर, और नीचे भी 0 से 3, ऊपर 0 से 3 रखोगे तो 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 27/3 ये आएगा। अच्छा नीचे 3 था ना, ओ हो, मैंने गलती से यहाँ 2 लिख दिया था, समझ आ गया समझ आ गया। अरे चलो x कॉमन निकालो, हटाओ, x प्लस x² / 3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस x² / 2, वही मैं कह रहा हूँ। जब अपर लिमिट रखोगे 3, तो 3 प्लस 9/3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9/2, नहीं x बचेगा 3/2, अच्छा x कॉमन निकल गया ना, x/2। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे 3, ये होगा 9 + 9, 3 × 9 + 9, और ये जब एलसीएम नीचे लोगे 2, यहाँ पे 2 था ना, x बाहर चला गया, यहाँ पे 2 बचेगा, देखो ये 2 बाहर 2x आएगा, और x² 2, ठीक है 2 आएगा, तो 4 3 7/2, 7/2, तो अगर 18/3, और नीचे 7, ऊपर चला जाएगा तुम्हारा 2, तो 6 दूना 18, 6 × 2 12/7, सॉरी ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक से गड़बड़ हो गया सर, 12/7। अब तुम सोच रहे होगा ना एम का इंतजार है, मिलेगा मिलेगा, दे दो एम मोक्ष मिल जाएगा, मजा आ जाएगा, आओ छोड़ो, हटाओ, कौन करेगा मजदूरी। अरे क्या करते थे सजना, हमसे दूर रह के काहे मजदूरी करते थे, एम नहीं लगाते थे क्या, सजना को मारो जूता, एम नहीं लगाता था सजना, देखो एम। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होता तो सेंटर ऑफ मास क्या 1.5 मीटर पे होता, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होता तो क्या सेंटर ऑफ मास 1.5 पे होता, यूनिफॉर्म होता तो बीच में, 3 मीटर का रॉड है तो बीच में। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो डेंसिटी बढ़ रहा कि घट रहा, लेमडा बराबर 2 + x, x बढ़ाने पे देखो लेमडा की वैल्यू बढ़ रही है, x जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम x में जाएंगे लेमडा बढ़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास पक्की बात है 1.5 से आगे जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो इधर वाला मास ज्यादा है, इधर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कम होगी, पहले x कम तो लेमडा कम, तो इधर मास कम, इधर मास कम, इधर मास ज्यादा, तो सेंटर ऑफ मास हेवियर ऑब्जेक्ट के पास जाता तो 1.5 से ज्यादा होगा, मतलब पक्की बात है सेंटर ऑफ मास 1.5 मीटर से बड़ा होगा, और इतना भी बड़ा नहीं होगा कि 3 मीटर से आगे निकल जाए सेंटर मास कहीं भी होगा, रॉड में तो होगा, तो 3 मीटर से पहले और 1.5 मीटर के बाद। बजाओ ताली और कह दो हैशटैग सजना एम लगाना, और सजना एम लगाना, हैशटैग सजना एम लगाना। बताओ, अब आओ हम निकालते हैं, ये 7/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ, अरे रे 3 दूना 2.1 समथिंग आ रहा है यार, ये हो गया तुम्हारा ये हो जाएगा कुछ 1.5 समथिंग, 10/7, तो ये होगा 1.5 से कम आ रहा है, ये 7 3 10, 1.5 से कम आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, और 9/7 ये 1.5 से कम आ रहा, दो ऑप्शन गलत है एकदम खटाखट, समझ आया। अरे सारे 10 होता ना अगर 1.5 होता तो, ये 10/7 है तो 1.5 से कम, ये भी 1.5 से कम। अब ये दो आंसर हमें कंट्राडिक्ट कर रही, 7/3 हो जाएगा तुम्हारा, 7 दूना 6, 2.3। अब सुनो, x के बढ़ाने से क्या लिनियरली बढ़ रहा था डेंसिटी, देखो ना जैसे क्या है लेमडा इज इक्वल टू 2 + x, मतलब धीरे धीरे x थोड़ा बढ़ेगा तो डेंसिटी थोड़ा बढ़ेगा, नॉन लिनियरली तो नहीं बढ़ गया, हाँ सर नॉन लिनियरली नहीं बढ़ गया,
दूसरी बात है कि सेंटर ऑफ मास होता है कितना मास और कितना दूर। भले इसका मास कम है लेकिन दूरी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो 1.5 से थोड़ा ही ज्यादा जाएगा। ये 2.3 का मतलब है ये तो 3 के आसपास यहाँ पहुंच गया। इतना इंजस्टिस मत करो यार। लिनियरली बढ़ा है तो थोड़ा आगे जाएगा। अगर लेमडा ऐसे भी तो बढ़ सकता था, 2 + x²। एक्स को डबल करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स को डबल करेंगे तो दुगना होगा बस। अगर ऐसा होता तो और ज्यादा आगे जाता, अगर ऐसा होता तो और ज्यादा आगे जाता, लेकिन इतना कुछ भी कर लो डेंसिटी, ये इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। मतलब जो थोड़ा सा आगे जाएगा, तो ये जो थोड़ा सा ज्यादा 1.5 से ये जा रहा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 2.3 तो बहुत आगे चला गया यार, इतना डेंसिटी बढ़ ही नहीं रहा। बस इतना सा ध्यान रखोगे मजा आ जाएगा। सजना वो कहना, सजना एम स्टार लगाना। अब एक जोरदार सवाल है। एक रॉड है, linear density lambda of the rod of length L kept along x axis varies as lambda बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स, where alpha and beta are the positive constant, then center of mass of the rod is। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अब अल्फा की वैल्यू ये रखोगे बीटा प्लस एक्स, लिमिट रखोगे 0 से लेकर एल तक, सेंटर ऑफ मास निकालो। पूरे 1.5 पेज का कैलकुलेशन है। अब तुम अगर एम स्टार लगाओगे तो बिना सॉल्व किए तुम्हें एकदम सही आंसर दिख जाएगा। लॉजिक तुम्हें ढूंढना है, नहीं तो अगली क्लास में तो हम बात करेंगे ही सही। क्लियर है? चलिए अब इस क्लास का सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ गया है ना, लेकिन कर लेना बेटा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।